नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थियों का कल मेरे पास फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि हमने सर जो प्रश्न आप लिखा रहे हो उनमें बहुत सारे प्रश्न हमने याद कर रखे हैं और किसी अन्य माध्यम द्वारा अन्य प्रश्न बैंक या पुस्तक के द्वारा हमने याद किए हैं और जो हमने याद किए हैं और आपने जो लिखा है वो दोनों अलग हैं। तो ऐसी अगर समस्या बच्चों को आ रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने याद कर लिया है और प्रश्न और उत्तर की भाषा अलग है, अलग लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। उसमें याद कर लिया तो वो याद करें, उसका ही रिवीजन कर ले। और अगर याद नहीं किया है और दोनों को अगर देखें, दोनों में जो सरल लगे, यदि जहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल रहा है अगर वो भाषा सरल लग रही है तो वहाँ से याद करें, और वहाँ की भाषा कठिन लग रही है और जो मैं लिखा रहा हूँ वो भाषा सरल लग रही है तो उसमें से याद करें। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी को सरलता से जल्दी से याद हो जाए। आप कहीं से भी याद कर सकते हो। आज हम विमर्श पोर्टल प्रश्न बैंक यूनिट 2 लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 6 समझेंगे। किसी वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों को लिखिए। मांग के निर्धारक तत्व, तत्व की जगह घटक भी लिखा जा सकता है। तत्व घटक दोनों एक ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से मांग में परिवर्तन हो जाता है, या तो मांग बढ़ जाती है या मांग घट जाती है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा या तो मांग बढ़ जाएगी या मांग घट जाएगी। वही जो कारक होते हैं वही कारक या तत्व या घटक कहलाते हैं। उत्तर में लिखा मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। उसमें पहला है वस्तु की कीमत। मांग बहुत कुछ वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। हम बाजार में जाते हैं, अगर हमें लगता है कि वस्तु महंगी है तो हम वस्तु को आवश्यकता अधिक होने पर ही खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं और महंगी है तो नहीं खरीदेंगे। मतलब वस्तु की कीमत, सामान्यतः वस्तु की कीमत कम होने पर या घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। कोई चीज सस्ती मिलेगी तो हम उस वस्तु को जल्दी से खरीद लेंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे क्योंकि वो वस्तु सस्ती है। लेकिन वस्तु महंगी है तो उसको हम कम खरीदेंगे। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति है वही क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। यदि हमारी आय अधिक होगी तो हमारे पास पैसे अधिक होंगे, हमारे पास पैसे अधिक होंगे तो हम वस्तुओं को अधिक खरीदेंगे। इस तरह स्पष्ट है कि आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर वस्तु की मांग घट जाती है। अगर पैसे हमारे पास नहीं है तो हम वस्तुओं को कम खरीदेंगे। तीसरा पॉइंट है धन का वितरण। धन के वितरण से मतलब ये हुआ कि हमारे देश में लोगों के पास जो पैसे हैं वो समान हैं कि असमान हैं। धन का वितरण अगर सभी लोगों के पास आय एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, तो धन का वितरण समान होगा। लेकिन कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। अगर ऐसा होगा तो धन का वितरण असमान होगा। और ऐसा देखा गया है कि अगर धन का वितरण समान होता है तो मांग बढ़ती है, क्योंकि सभी के पास धन होगा तो सभी लोग वस्तु को खरीद सकेंगे और मांग बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन से आशय यह है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो लोगों की संख्या अधिक होगी, लोगों की आवश्यकताएं अधिक होगी, लोगों की आवश्यकताएं अधिक होगी तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है। चौथा पॉइंट है ऋतु में परिवर्तन, ऋतु या मौसम में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन, यहाँ पर मांग में परिवर्तन से आशय ये हुआ कि जैसा मौसम होगा उस मौसम के अनुसार वस्तुओं की मांग बदलती रहती है। मान लिया जाए ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में किन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी? गर्म वस्त्र, गर्म कपड़े की मांग बढ़ जाएगी। और यदि गर्मी का मौसम हुआ तो गर्मी के मौसम में जूस और कूलर, एसी, इनकी मांग बढ़ जाएगी। बारिश का मौसम हुआ तो छाता, रेनकोट आदि की मांग बढ़ जाएगी। ऋतु में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन होता है। इस तरह से यह प्रश्न पूर्ण हुआ। नमस्कार।